Hello students, how are you all? Today we will be starting with the last chapter of statistics and the name of the chapter is index number. वैसे तो बच्चे थियोरेटिकल पोर्शन हम लोगों का बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, लेकिन अगर हम लोगों को चैप्टर को रटने की बजाय समझना है तो एट टाइम हम लोगों को थ्योरी के बारे में भी पता होना चाहिए कि एट लास्ट हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं उसकी क्या रेलेवेंस है हमारी इकोनॉमी के अंदर, क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या उसकी यूटिलिटी है। फाइन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर के साथ और बहुत जनरल चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोग बात करें कि कभी बात होती है कि महंगाई बहुत हो गई है, कि इस साल हम लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, हम लोगों ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अब ये महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन हो गया है तो एट टाइम कुछ क्वेश्चन साथ में इसके अराइज होते हैं, जैसे कि भाई इन्फ्लेशन की जब आप बात कर रहे हैं तो कौन से ईयर से आप कंपैरिजन कर रहे हो। आपने बोला कि इस साल बहुत महंगाई हो गई है, तो इस साल महंगाई हो गई है, पिछले साल की महंगाई कम थी, या आप 4 साल पहले की बात कर रहे हो, 5 साल पहले की बात कर रहे हो, 7 साल पहले की बात कर रहे हो, आप बात कब की कर रहे हैं। दूसरा, भाई हर चीज़ के तो रेट नहीं बढ़े। अगर मैं टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करूं, है ना, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के एट टाइम रेट क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, लैपटॉप्स वगैरह के रेट क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं अभी महंगाई बढ़ी है। फिर सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं वो अलग अलग यूनिट्स में हैं, जैसे कि मिल्क हमारा लीटर में हो गया, क्लॉथ्स हमारे मीटर में हो गए, है ना, फ्रूट्स वगैरह हमारा केजी में हो गया। तो इनका हम लोग कैसे मतलब कंपैरिजन कर पाते हैं, कैसे इस कंक्लूजन पे आ पाते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इन सब चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं इंडेक्स नंबर के साथ। और जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी अराइज किए थे, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को इंडेक्स नंबर के अंदर मिलता है। जैसे कि मैंने बोला 2020 में इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप याद रखेंगे कि इंडेक्स नंबर के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे बेस ईयर का कंसेप्ट। बेस ईयर का कंसेप्ट यानी कि हम लोगों को एक रेफरेंस चाहिए होगा जिस पर्टिकुलर ईयर से हम लोग कंपैरिजन करके बोल रहे होंगे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2020 की विद रेफरेंस टू 2014, तो 2014 जो सा हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा बेस ईयर, और 2020 हमारा क्या हो गया, करंट ईयर हो गया। जिस ईयर से मैं कंपैरिजन करूंगा वो मेरा बेस ईयर हो जाएगा, जिस ईयर का मैं कंपैरिजन कर रहा होऊंगा वो मेरा करंट ईयर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं 2025 के अंदर बात करूं तो 2020 मेरा बेस ईयर हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन बेस ईयर की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखेंगे कि बेस ईयर हम उस ईयर को मानकर चलते हैं जिस ईयर के अंदर कोई अनसर्टेनिटी ना हुई हो, अर्थक्वेक, फ्लड्स, और खास करके जैसे हम लोगों ने देखा कोविड-19 का इंपैक्ट किस तरीके से रहा पूरी इकोनॉमी पर, तो इन ईयर्स को हम लोग बेस ईयर नहीं लेकर चलते हैं। बेस ईयर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी प्रेशर में आई हो, उस ईयर को हम लोग बेस ईयर नहीं लेकर चलेंगे। तो जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो इस चीज को हम अच्छे से समझ कर चलेंगे कि इन्फ्लेशन वी विल बी टेकिंग इट विद द रेफरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर ईयर, किसी ईयर के साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे, और जिस ईयर के साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो बेस ईयर होगा। और बेस ईयर वो ईयर लेकर चलते हैं हम ज़्यादातर इंडिया के अंदर जोन सा कि हमारा ईयर जिसमें फ्लक्चुएशंस वगैरह एकदम से बहुत ज़्यादा ना हुई हो, हमारा ईयर जोन सा नॉर्मल निकला हो, कोविड जैसा टाइम ना आया हो। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है भी किसी चीज़ के रेट बढ़े ज़्यादा, किसी चीज़ के रेट कम हुए, किसी चीज़ के रेट ज़्यादा बढ़े, किसी के कम बढ़े। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, 2 फ्रूट्स ले लें हम लोग, फाइन, एक ऑरेंजेस हो गए, एक एप्पल हो गए। ऑरेंज का रेट 100 से 200 हो गया, एप्पल का रेट जो सा 100 से 300 हो गया। तो इस प्रॉब्लम को मैं इंडेक्स नंबर के अंदर कैसे सोल्व करता हूँ कि इंडेक्स नंबर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एवरेज ले लूँगा। ऑरेंजेस 200, एप्पल 300, 200 प्लस 300 अपॉन 2 दैट इज 250। तो मैं एक एवरेज प्राइस ले लूँगा 250, जिससे कि किसी चीज़ का रेट ज़्यादा हुआ है और किसी चीज़ का रेट कम जोन सी है, उस प्रॉब्लम को मैं जोन सा है कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाऊँ। तीसरी क्वेश्चन मैंने अराइज किया था कि कोई चीज़ जोन सी है वो किस में गिवन है, मीटर में है, कोई लीटर में है, कोई केजी में है। अब इन्फ्लेशन को मैं कैसे काउंट करूंगा, या कोई भी मुझे प्रोडक्शन के लिए कुछ पॉलिसीज वगैरह बनानी है तो मैं इंडेक्स नंबर को कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो हम लोग इंडेक्स नंबर जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उसे हम परसेंटेज के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे कि हमारी जिस यूनिट्स की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाए। क्लियर। ये हुआ हमारा इंडेक्स नंबर का बेसिक, कि इंडेक्स नंबर बेसिकली किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, और इंडेक्स नंबर जो से हैं वो हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं किस तरह से। अब क्या इंडेक्स नंबर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होता है? नहीं, इंडेक्स नंबर बेसिकली ओवर द टाइम पीरियड वेरिएबल्स में, ओवर द टाइम पीरियड चीज़ों में कितना वेरिएशन आया, कितने चेंजेस आए हैं, उन्हें हम लोग काउंट करते हैं किसके अंदर, इंडेक्स नंबर के अंदर। जैसे कि इन्फ्लेशन एक चीज़ हो गई,
उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज और उनका प्रोडक्शन कैसा रहा है, इसमें इंडेक्स नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, मनी की सप्लाई कंट्री के अंदर कितनी रही, ये सब चीज़ें आपको रिलेट करनी मुश्किल पड़ेंगी, एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। तो इंडेक्स नंबर हम किस चीज़ के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं? बेसिकली इन्फ्लेशन के लिए, डिफ्लेशन के लिए, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह को फॉर्मुलेट करने के लिए, प्रोडक्शन का देखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं हमारा इंडेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर डिपेंड्स के हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। जैसे कि अगर मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइंड आउट करना है कि लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसे फाइंड आउट करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा उसमें फाइंड आउट करूंगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, कि अल्टीमेटली जो रिटेल के प्राइसेस हैं, जो कस्टमर परचेज कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, उसे गुड्स और सर्विसेज कितने के पड़ रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल सकता हूं, जिससे मुझे पता लगेगा लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। जब बात आती है कंट्री में, इंडिया में ज़्यादातर हमारा यूज होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या करता है? वो फाइंड आउट करता है कि हमारा होलसेल के प्राइसेस में कितना चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम पीरियड। इसी तरीके से अगर मुझे इन्फ्लेशन देखना है तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है। फाइन। तो अलग अलग चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर हम लोग क्लासिफाई करें अपने इंडेक्स नंबर्स को, तो वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई इट इनटू 3 पार्ट्स। वन इज प्राइस इंडेक्स नंबर, द सेकंड वन इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड द थर्ड वन इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत डिटेल में मत जाएं। प्राइस इंडेक्स नंबर ये देखता है कि प्राइजेस में कितना चेंज आया है करंट ईयर और बेस ईयर। जैसे बेस ईयर मैंने आप लोगों को बताया वो ईयर जहां फ्लक्चुएशन ना रही हो, जिस ईयर से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उसमें बोल रहा हूं बेस ईयर। फाइन। What does it measure? It measures general changes in prices between current and base year. Current year और base year के बीच में क्या चेंजेस आए हैं प्राइस को लेकर, इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर से। और प्राइसेस दो तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो है डिटरमाइन होते हैं, वन इज होलसेल प्राइस एंड द सेकंड वन इज रिटेल प्राइस। तो उसके लिए हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर बना सकते हैं या हम लोग यूज करेंगे रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पहला हुआ हमारा प्राइस इंडेक्स, सेकेंड है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या चीज शो करेगा कि प्राइसेस में कितना चेंज आया है, किस चीज के रेट में कितना चेंज आया है, वो क्या हुआ? वो हुआ मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर। जबकि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर किस चीज को शो करेगा? इट मेजर्स एवरेज चेंज इन क्वांटिटीज एंड हेल्प टू कंपेयर चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कंज्यूम्ड और सोल्ड। क्या बताया उन्होंने कि एवरेज चेंज टोटल प्रोडक्शन में, क्वांटिटी में ऑन एन एवरेज कितना चेंज आया है, हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है, उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे किससे? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, इसका दूसरा नाम होता है वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। द थर्ड वन इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। नाम से पता लग रहा है कि टोटल प्रोडक्शन की कितनी वैल्यू है, किस पर्टिकुलर ईयर में कितनी वैल्यू रही थी टोटल प्रोडक्शन की, और करंट ईयर के अंदर टोटल वैल्यू कितनी रही है, वो हमारा यूज करेंगे हम लोग वैल्यू इंडेक्स नंबर के अंदर। प्रोडक्शन फाइंड आउट करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से, प्राइजेस की बात करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर के थ्रू, और अगर हम लोगों को वैल्यू देखनी है जिससे कि हम लोगों की इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में पता लग पाएगा कि वैल्यू पहले कितनी थी किसी चीज़ की और आज मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कितनी है, तो उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर से। फाइन। What are the features or characteristics of index number? The first one is it measures relative changes. क्या मेजर करता है? रिलेटिव चेंजेस। रिलेटिव मीन्स इन कंपैरिजन टू सम पर्टिकुलर ईयर। अगर मैं बोलूं कि महंगाई 2020 बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मैं अगर एक पर्टिकुलर ईयर से उसे कंपैरिजन करूं, इन रिलेशन टू सम पर्टिकुलर ईयर में बात करूं कि 2014 से अगर 2019 के अंदर हम लोग देखें तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं प्राइजेस को लेकर, तो वो क्या है? हमारा जो इंडेक्स नंबर है दैट फाइंड आउट्स रिलेटिव चेंजेस। The second one is quantitative expression. What does quantitative expression means? Quantitative expression means qualitative हम लोग नहीं लेकर जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है भाई, कितने से बढ़ गई है? जो हम उसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, जो हम उसे क्वांटिफाई करते हैं, वो सारा का सारा क्या है? दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला, इन रिलेशन टू सम पर्टिकुलर ईयर। क्वालिटेटिव एक्सप्रेस ना करके हम लोग क्वांटिफाई करते हैं। 100 रुपए वाली चीज 132 रुपए की हो गई है 2019 में इन कंपैरिजन टू 2014। ओके, नेक्स्ट वन एवरेज। हम लोग बोलते हैं इसके अंदर इंडेक्स नंबर के अंदर
कि ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 7% से बढ़ गया। अब अगर मैं 7% से इन्फ्लेशन बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बढ़ गया है, तो क्या हर एक गुड के प्राइस 7% से बढ़ गए? चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो क्लॉथ्स हैं, चाहे वो ट्राइपॉड है, चाहे वो पोडियम है, नहीं। क्या हुआ? हमने एक एवरेज चेंज ले लिया है। क्लियर? तो ये हुए हमारे क्या? ये हुए हमारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के इंडेक्स नंबर के। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। क्यों इंडेक्स नंबर हमें स्टडी करना चाहिए या क्या यूटिलिटी है इसकी? द फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, कभी आपने सुना हो कि हम लोगों को तो पेरेंट्स बोलते हैं हमारे कि हमें तो 5 रुपये मिलते थे या हमें 50 पैसे मिलते थे। हम बोलते हैं भाई आज के टाइम में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 50 पैसे की कोई टॉफ़ी भी नहीं आएगी, है ना, 5 रुपये की कोई अच्छी चॉकलेट भी नहीं आएगी। क्या पता लगा हमें कि ओवर द टाइम पीरियड मनी की वैल्यू बढ़ी या कम हुई, उसकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हुई या कम हुई? कम हो गई है। अब 5 रुपये कुछ नहीं आता, हाँ पहले 5 रुपये में बहुत कुछ आ जाता था, ये सुनने में आता रहता होगा, है ना। तो हमें क्या पता लगता है? चेंज इन द प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर? द सेकेंड वन इज नॉलेज ऑफ द चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये भी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू। किस तरह से? आप लोग ये समझ सकते हैं कि किसी की सैलरी अगर 10,000 से 20,000 रुपये हो गई है, लेकिन अगर मनी की परचेसिंग पावर कम हो गई है, वैल्यू ऑफ मनी डिटेरियोरेट हो गई है, तो नॉर्मल सी बात है, हो सकता है महंगाई 4 गुना बढ़ गई, आपकी सैलरी दुगनी हो गई है। ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट 4 टाइम्स हो गया फॉर एग्जांपल, और आपकी जो सैलरी है वो 2 टाइम्स हो गई है, तो आपका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा? नहीं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा नहीं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा, क्योंकि पहले जो 1 रुपये की चीज़ आ रही थी वो अब 4 रुपये की हो गई है। आप पहले 1 रुपया कमा रहे थे, अब 2 रुपये कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के रेट से आप पीछे ही चल रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, एट टाइम के लोग जो उनसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या करते हैं कि एफडी में पैसा लगा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, और फिर बैठ जाते हैं आराम से कि भाई बैंक से पैसा आएगा, हमारा पैसा सेफ है। अगर हम लोग कभी कैलकुलेट करें जो पैसा हम लोगों ने एफडी में लगाया, आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अराउंड 5 to 5.5% इन एफडी, फिक्स डिपॉजिट में। और इन्फ्लेशन अगर इससे तेजी से बढ़ रहा है, तो भाई जब हमें वो पैसा मिलेगा डबल होकर, 14 साल के अंदर वो पैसा डबल होगा ऑन एन एवरेज बैंक के अंदर। एफडी के अंदर बता रहा हूँ मैं, सेविंग अकाउंट में तो आप भूल ही जाएं। अगर मैं बता रहा हूँ कि पैसा हमारा जो सा है वो 14 ईयर्स या 15 ईयर्स में हमारा डबल होगा, तो क्या 15 ईयर्स में जो हम सामान खरीद रहे हैं वो डबल हो जाएगा? नहीं, वो 4 गुना हो जाएगा। तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पता लग पाता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम जी रहे थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन्ड है या हम बेटर कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन रेट से कम चल रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट्स इन सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरीज भी चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा, महंगाई अगर बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ने के साथ क्या होगा? लोग ज़्यादा सैलरी और वेजेस की भी डिमांड करेंगे। प्राइवेट सेक्टर हो सकता है कहीं ना कहीं उस चीज़ को निगलेक्ट कर दे कि वी वॉन्ट बी पेइंग यू एक्स्ट्रा सैलरी, लेकिन गवर्नमेंट के सैलरी के अंदर एक स्लैब होता है, एक कॉम्पोनेंट होता है सैलरी का, जिसे बोलते हैं डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उस इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं आप लोग अफोर्ड कर पाएँ असेंशियल गुड्स और सर्विसेज, तो आपकी सैलरी का कुछ ना कुछ पार्ट बढ़ता रहेगा। तो गवर्नमेंट को सैलरी और वेजेस वगैरह को भी डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है, किससे? हमारे इंडेक्स नंबर के थ्रू। दूसरा मैं एग्जांपल ले लूँ इसके अंदर, मिनिमम वेजेस एक्ट। एक कानून है जिसके अंदर हम अपनी लेबर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, वन इज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड क्या होता है कि गवर्नमेंट ने पहले ही डिटरमाइन कर दिया है कि भाई अगर कोई पर्सन अनस्किल्ड है, वो कम से कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार है, तो भी आप मिनिमम एक अमाउंट पे करेंगे ही करेंगे। सेमी स्किल्ड है तो मिनिमम इतना अमाउंट आप पे करेंगे ही करेंगे, और स्किल्ड है तो इतना अमाउंट पे करेंगे। कैसे पता लगता है? और हर 6 महीने में राउंड अबाउट वो जो सा है चेंज होता रहता है। क्या पॉलिसीज हैं, कैसे चेंज होता है वो? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि इन्फ्लेशन इस रेट से बढ़ रहा है, तो हमें इसे भी इस रेट से इंक्रीज करने की ज़रूरत है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। क्या बनाएं, कितना बनाएं, जैसे कि ये प्रोडक्शन वाला क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, इवन प्राइस इंडेक्स नंबर, इन सब की जो यूटिलिटी है वो किसके लिए है? बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी है। कि बिजनेस कम्युनिटी जो सी है दैट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट कम्युनिटी। क्यों इंटेलिजेंट बोल रहा हूँ? क्योंकि वो जानते हैं कि क्या चीज़ बिकेगी, कितने की बिकेगी, हम लोग क्या ऑफर करें मार्केट में, किस प्राइस पे ऑफर करें।
तो बिजनेस कम्युनिटी को भी हेल्प मिलती है किस चीज़ से, इंडेक्स नंबर के थ्रू। द नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड, क्या चीज़ एक्सपोर्ट करें, क्या चीज़ इंपोर्ट करें। इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी है ना, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा। रीज़न अगर आप लोग कभी रिलेट कर पाएँ कि पहले $1 कभी ₹1 का हुआ करता था, आज $1 ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ का हो गया है। पहले वो $1 में हमारी कंट्री से ₹1 की चीज़ परचेस कर पाते थे, वो $1 में हमारी कंट्री से 80 रुपीज़ की चीज़ परचेस कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होगी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ हैं, वो फॉर्मुलेट होंगी। क्लियर, क्या चीज़ कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, क्या चीज़ हम अपनी कंट्री में बना सकते हैं, कौन सी चीज़ हमें इंपोर्ट करनी चाहिए दूसरी कंट्री से, इस चीज़ को भी फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करते हैं हमारे इंडेक्स नंबर। द नेक्स्ट वन इज यूजफुल टू गवर्नमेंट। जितने भी हमारी टैक्स की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट किस चीज़ पे सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करे, है ना, इवन मनी सप्लाई, आरबीआई की जो पॉलिसीज़ आती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट किस चीज़ की हेल्प लेती है, इंडेक्स नंबर की। क्लियर, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इंडेक्स नंबर की, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने में आती हैं। पहला है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। जो आपका पर्पस है इंडेक्स नंबर का, जैसे मैं मैक्सिमम टाइम इन्फ्लेशन से रिलेट करके इस चैप्टर को लेकर चलता हूं, अगर आपका पर्पस कुछ और है इंडेक्स नंबर का, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फाइंड आउट करना, तो आप दूसरा इंडेक्स नंबर बनाएंगे। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी उस चीज़ को उतना आप वेटेज देंगे। हम लोग आगे जाकर मैथड्स पढ़ेंगे, लेस्पेयर, पेस्टे, फिशर मैथड इसके अंदर, है ना, वो मैथड्स क्या हैं, वो अलग अलग चीज़ों को वेटेज देते हैं। तो क्या पर्पस है इंडेक्स नंबर का, हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि किसी भी ईयर को हम लोग बेस ईयर नहीं ले सकते हैं। किसी भी ईयर को हम लोगों ने सोचा चलो ये बेस ईयर है, नहीं, बेस ईयर वो ईयर होगा जिस ईयर के अंदर सब चीज़ें नॉर्मल चली हो, कोई फालतू की फ्लक्चुएशंस वगैरह ना रही हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बेस ईयर। तो कई बार बेस ईयर सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या चीज़ इंक्लूड करूं, भाई मैं तो मोबाइल के बिना नहीं रह सकता हूं, है ना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि हमें तो भाई डेटा का रिचार्ज चाहिए ही चाहिए। अगर 300 रुपये का कहोगे तो भी करेंगे, अगर 3000 का कर दोगे तो भी करवाना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, आपके लिए तो मोबाइल और आपका रिचार्ज इंपॉर्टेंट हो गया। किसी पर्सन के लिए हो सकता है कि जो हमारा राइस, व्हीट, कैरोसिन ऑयल है उसके लिए वो ज़्यादा असेंशियल, किसी के लिए मेडिसिन असेंशियल हो। तो कौन से गुड्स और सर्विसेज हम लोग इंक्लूड करें, एट टाइम इस पर भी थोड़ी सी डिबेट रहती है कि ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, भाई ये चीज़ इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। क्लियर, किस चीज़ को इंक्लूड करें, किस चीज़ को इंक्लूड ना करें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिससे हमें पता लगेगा, तो उसमें क्या इंक्लूड करूं क्या इंक्लूड ना करूं, वो हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं, इंडेक्स नंबर से। लेकिन ये एक प्रॉब्लम रह जाती है क्योंकि कुछ इंडेक्स नंबर के अंदर पहले से ही सेट ऑफ आर्टिकल्स डिफाइंड है कि हम इन चीज़ों को लेकर अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, रिटेल का प्राइस का हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे। फाइन, एंड द लास्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ मैथड एंड वेइंग, कि आप मैथड कौन सा पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से कई बार हमारा जो सा है आंसर्स के बीच में डेविएशन आ जाता है कि हमारा पर्पस स्टडी का, ऑब्जेक्टिव स्टडी का कुछ और था और यूज़ हमने अगर अलग मैथड कर लिया है तो दैट में ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसे हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर। जहां पर किसी पर्टिकुलर चीज को कोई एक्स्ट्रा वेटेज, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, वो हमारा अनवेटेड या सिंपल इंडेक्स नंबर रहेगा। जहां पर हम किसी चीज को वेटेज देकर चलते हैं, अगर याद हो वेटेड मीन हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पर हम चीज को कोई पर्टिकुलर वेटेज या इंपॉर्टेंस देकर चलेंगे तो दैट विल कम अंडर वेटेड मेथड। फाइन, तो ये हमारा आ जाएगा इसके अंदर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये सिंपल हमारा कंस्ट्रक्ट करने के तरीके रहेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।